जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हे हो हा 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 हो हे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही बड़ा काम का वीडियो है। दोस्तों एक बात तो समझ जाइए कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सोच चुके हैं, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या मेडिकल कॉलेज में हो, कहीं भी हो, या फिर इस समय तैयारी के लिए शुरू कर चुके हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिखने आया जाए। लिखना आना ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि लिखना जब तक आएगा नहीं, जब तक आप सीखिएगा नहीं, तब तक सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो हमेशा आपकी अधूरी रह जाएगी। अगर अभी तक ये बातें जब तक आपके दिमाग में जा रही है और ये बात लग रही है कि सुजीत सर अभी भी मुझे लिखना नहीं आता है, तो सीधा सा मतलब है आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल जो समय दिए सिविल सर्विसेज को, सब के सब व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। प्रीलिम्स भले आप साल 2 साल से पास कर रहे हैं, अगर मेंस नहीं पास किए हैं तो सीधा एक उद्देश्य है और पूरी दुनिया जानती है, आप तैयारी अच्छी वाली नहीं की हो, बस आप तैयारी नाम वाली की हो और बस प्रीलिम्स पास करने वाली तैयारी की हो, और यहां चाहिए एसडीएम बनने वाली तैयारी। तो इसके लिए आंसर राइटिंग जरूरी है। अभी से ही जहां हो, जिस पे हो, जो पढ़ते हो उसको लिखना शुरू कर दो, तब तो काम बन जाएगा। जिस साल, जिस बार, जिस समय सिविल सर्विसेज में आओगे, प्रथम प्रयास में ही रिजल्ट लेके भाग जाओगे। और अगर लिखना नहीं आया तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, इस फील्ड में मत आओ, सिलेक्शन आपका 0 सन्नाटा हो जाएगा। सच बात है, कड़वी है, लेकिन दिल की बात है, ये बात आप मान लो। अगर आप में बदलाव करना है, नहीं सुजीत सर नहीं आता था लेकिन कोशिश कर सकता हूं, तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं यहां पे। यही बात है जो कि आपको समझाना जरूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आंसर राइटिंग कैसे लिखें, यानी कि 7 दिन में आंसर राइटिंग लिखना कैसे सीखें, इसी को हम आपको सिखाएंगे मात्र 7 दिन में। छोड़ो ना 10 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 7 दिन में, मात्र 7 दिन में आपको आंसर राइटिंग लिखना आसानी से हम सिखा देंगे। लेकिन आप सीखने के लिए तैयार रहिएगा। तो इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा जो है संस्था श्योर सक्सेस में फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो गया, सारे ऑप्शनल स्टार्ट है, हिस्ट्री ऑप्शनल भी स्टार्ट है, उसमें मैं खुद ही क्लास लेता हूं। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप हमारी संस्था आ सकते हैं, और अगर किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो 9334710148 पे आप किसी भी वक्त मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं 10 से 4। साथ साथ में जो है ओलंपियाड टेस्ट सीरीज 8 तारीख से लॉन्च हो रहा है, तो आप हमारी दोनों ब्रांच में जुड़ सकते हैं, कहीं भी, या तो दिनकर गोलंबर या फिर खजांची रोड, दोनों जगह हमारी ब्रांच है। कहीं भी आप जुड़ जाइए, जहां आपको नजदीक लगे वहीं हमसे बात कीजिए, वहीं हमसे पढ़िए, सीखिए और एसडीएम पोस्ट पे जाके बैठिए। चलिए, आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, यह सबसे बड़ा यक्ष क्वेश्चन है। बोलना लिखना बड़ा आसान है, लेकिन जब लिखने की बारी वास्तविकता में आती है तो हालत खराब हो जाती है। सुई सर पढ़ सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन लिखने वक्त जब बैठता हूं तो कोई शब्द ही दिमाग में नहीं आता, सुन्न हो जाता है। सुन्न होने का यही मतलब है, सीधा सा मतलब, आप अज्ञानी नहीं है, या आप कमजोर नहीं है, आप औरों से बेकार नहीं है,
बल्कि प्रॉब्लम यह है कि आपके पास में अभ्यास नहीं है, आपके पास में सही गाइडलाइन कोई करने वाला नहीं है। बस इसी वजह से आपके पास में शब्द नहीं आ पाते हैं और आप लिख नहीं पाते हैं। आंसर राइटिंग कैसे लिखें और कहां से शुरुआत करें? जब मेरे पास कोई बच्चा आता है कि सुजीत सर आंसर राइटिंग नहीं आता है, क्या किया जाए? हम कहते हैं सुजीत सर पे लिखो, लिख। सीधा सा मतलब, एकदम रियल वाली बात आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। हम पे लिखो, पापा पे लिखो, 10 ही लाइन लिखो, छोड़ो ना 100 लाइन, 10 लाइन लिखो। मम्मी पे लिखो, अपने गांव पे लिखो, गाय पे लिखो, अपने खुदा पे लिखो। सच बता रहा हूं। और लिखते लिखते एक बार बस आदत तो हो जाए, उसके बाद तो हम जो चाहेंगे वो लिखवा लेंगे आपसे। बस एक बार आदत तो पड़ जाए। और यही आदत आप लिखना नहीं चाहते क्योंकि आपके दिमाग में रहता है पता ना कैसा लिखूंगा, कैसा होगा, सुजीत सर कॉपी चेक करेंगे तो पता ना कमेंट में क्या क्या बोलेंगे। अरे भूल जाओ, क्योंकि हर नया काम की जो शुरुआत होती है वो सबसे बेकार से होती है और उसका अंत जो है सबसे बेहतरीन होता है। बस अंतर इतना है कि उसमें आपको लगे रहना है। यकीन मानो आपका बेस्ट हो जाएगा। तो आप आज से, अभी से, जैसी वीडियो देख लिए अब लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी आप अपने पीछे के लाइफ, ग्रेजुएशन वाली लाइफ के बारे में कुछ लिखिए तो सही। अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, वो आपके बस के बाहर की बात है। लिखना आपके बस में है, बस लिखिए। देखिए आपका कमाल हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन ही आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखें और कहां से शुरुआत करें। जहां से दिल करे वहीं से शुरुआत करो, जब जागो तब सवेरा। सीधा सा मतलब है। कहां तो कोई बताएगा भी नहीं। जो चीज आप पढ़े हो, आज कोई एडिटोरियल पढ़े, ठीक है, पढ़ लिए, अब उसके बारे में 10 ही लाइन लिखो ना, मत ज्यादा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ज्यादा लिखने के चक्कर में कुछ भी अच्छा आउटपुट नहीं हो पाएगा। कम लिखो, बेहतरीन लिखो, सामने वाले की धड़कन को हिला कर रख दो। क्या कमाल का लिखा है। और यकीन मानो आज 10 लाइन, अगले सप्ताह 15 लाइन, और देखते देखते महीनों दिन में इतना बेहतरीन लिखोगे कि आप शब्दों से खेलना सीख लोगे। और जिस दिन खेलना आ गया उस दिन आप आंसर राइटिंग के तो पारंगत हो गए। और यही चीज मैं बच्चों को सिखाता हूं और यही चीज आज आपको भी सिखा रहा हूं। आप करना तो शुरू कीजिए। कितने पेज में लिखें, कितने शब्दों में लिखें और कितने समय में लिखें, ये तीनों यच क्वेश्चन है। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। जितने भी पीसीएस से, जितने भी जो भी एग्जाम देते, जिनमें मेंस होता है, इसका एक ही सीधा सा, कितने पेज में लिखें। जब पेज की बात आती है तो सबसे पहले तो यह सोचना है कि आपके पास में टोटल कितने पेज दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है। पहला समझिए, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पेज जो है आपको 36 पेज दिया गया है। फॉर एग्जांपल, समझिए मेरी बात को, किसी भी आयोग में, कोई भी इंडिया के किसी भी पीसीएस में 36 पेज दिया गया है। दूसरा, यह पता कीजिए इसमें लिखना कितना क्वेश्चन है, तो पता चला इसमें 6 क्वेश्चन लिखना है। तीसरा, लिखना कितने देर में है, तो पता चला 3 घंटे में लिखना है। 3 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 180 मिनट। क्लियर है? लिखना कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। कितने देरी में, 180 मिनट में। 6 को 180 से डिवाइड कर दोगे तो निकल के आएगा 30 मिनट। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 30 मिनट टाइम देना है। निकल के आ गया, आपके पास में ही रखा हुआ है, मेरी तो जरूरत भी नहीं है आपको। तो ये तो कंफर्म हो गया कितने समय में लिखें, तो 30 मिनट में लिखें। बाकी अलग अलग पीसेस में अलग अलग टाइमिंग होता है। दूसरा, कितने शब्दों में लिखें, आप पता करो कितने नंबर का क्वेश्चन। अगर फोर्थ एग्जांपल 36 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर का है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 360। बहुत ये जाएगा तो 400 शब्द, 400 शब्द से नीचे रखना। सुजीत सर 400 शब्द से ज्यादा लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की वाट लगने वाली है क्योंकि उसका भी टाइम लिमिटेड है और कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो ना 500 600 में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप उतना नहीं दे पाओगे आउटपुट जितना मांग है, डिमांड है, तो उसको देखते हुए इसको भी लिमिट में रखना है, क्योंकि लिमिट में रहोगे तभी अनलिमिटेड नंबर आएगा, वरना तो बिखर जाओगे पल में। तो ये भी क्लियर हो गया। अब कितने पेज में लिखना है, नंबर ऑफ पेजेस कितना होना चाहिए।
टोटल पेज जो है हमारे पास 36 है और हमारे पास जो है टोटल क्वेश्चन 6 है, तो सीधा सा मतलब है कि कम से कम 32 से 34 पेज तक तो एनी हाउ लिखना होगा आपको। ऐसे अगर देखा जाए तो 5 पेज आप मान के चलिए कि 5 से ज्यादा चल जाए, कम तो किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जो पेज लिखिएगा उसमें जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखिएगा। ये नहीं कि कहानी रूपी स्टोरी टाइप से मत लिख दीजिएगा, वरना एवरेज मार्किंग से कोई नहीं रोकेगा। ये भी क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको करना होगा, तब आपको जो मजा आएगा लिखने में, गजब का मजा आएगा। ये चीज जानना बेहद जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, हैंड राइटिंग अच्छा लिखना जरूरी है सर? एकदम नहीं जरूरी अच्छा लिखना, क्योंकि उस टाइम में पेन इतना तेजी से चलता है कि मानो बस आग नहीं लगती है, बाकी सारी दुर्दशा निकलती है पेन की, सारी दुर्दशा। इस टाइम में मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मोती जैसा हैंडराइटिंग होना चाहिए, लेकिन हां हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप जो लिखे हो वो किसी भी व्यक्ति को आपकी कॉपी अगर सुपुर्द किया जाए तो कम से कम आसानी से पढ़ लिया जाए बिना चश्मा लगाए हुए। और इतना सामने वाला आपसे डिजर्व करता है और उतना आपको करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा कालीन हैंडराइटिंग लिख के दे दीजिएगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा, आंख खराब हो जाती है। कौन देखे हो एवरेज मार्किंग उठा के फेंको। तो याद रखिएगा हैंडराइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। मोती जैसा हैंडराइटिंग होना जरूरी नहीं है, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला सामने वाला का, और आप लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम वहां पे इतना तेजी से भागता है कि आप मत पूछो क्या होता है। एक बार मेंस देखो तो देख लो। लेकिन आंसर राइटिंग में जब लिखने बैठ रहे हो तो ऐसा जरूर लिखिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी कॉपी को आसानी से चेक कर दे, बस ये कंप्लीट है। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ क्वेरी था, स्विसन हैंडराइटिंग जो है अच्छी होना जरूरी है या नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी मेरी नहीं है तो क्या तैयारी करूं या ना करूं। बदला जा सकता है, इस दुनिया में क्या नहीं बदला सकता, सब कुछ अपडेट होता है। आप हैंडराइटिंग में क्यों नहीं अपडेट कर सकते हैं? अगर हड़प्पा कालीन है हैंडराइटिंग तो मॉडर्न हैंडराइटिंग कर सकते हैं, बस एक बार शुरुआत तो कीजिए। नेक्स्ट, एसडीएम वाला आंसर राइटिंग में क्या क्या होता है। जो टॉपर बनते हैं उनके आंसर में क्या क्या मिला होता है, हम देखते हैं, कॉपी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी उसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो लोग यूज क्या क्या कर रहे हैं। आखिर हम क्यों नहीं वो यूज कर पाते हैं? जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? आइए आज आपको यूज करवाते हैं कि वो यूज कैसे किया जाए। सबसे पहले भूमिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, जिसको इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। एक एक बात को बारीकी से समझिएगा। भूमिका, जब आप भूमिका लिख रहे हैं तो यकीन मानिए वैसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जो सामने वाला जब पढ़े ना कॉपी तो कहना पड़ जाए उसे, बस इसी कॉपी की तो तलाश के लिए हम इतने देर से बैठ के कॉपी चेक कर रहे थे। यानी इंट्रोडक्शन जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन को सम अप करके डालिएगा। जो क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है उसको सबको सम अप करके बताइएगा। रहा सुजी सर कोई क्वेश्चन को लेके हम लोग को समझाइए तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जो हमारे क्लास के बच्चे होंगे, जो वो लिखेंगे, उनकी कॉपी को आपके सामने हर दिन कोशिश करूंगा एक लाके रखने का। आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? तो भूमिका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो, अब रहा कि इंट्रोडक्शन कितने लाइन में होनी चाहिए? मात्र 5 लाइन में। 4 से 5, 6 तो गलती से मत बढ़ाइएगा, कभी नहीं बढ़ाइएगा। 5 जाते जाते उसको फुल स्टॉप एनी हाउ करना होगा आपको। बस 5 लाइन से जाओ और 5 लाइन में ही वो सारी बातें कह देनी है जो मांग डिमांड कर रहा क्वेश्चन। बस ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। क्लियर? दूसरा, प्रश्न की मांग, जो बॉडी वाला पोर्शन है कि अब जो है क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, उसको लिखना है। और वो भी जब लिखना शुरू कीजिएगा तो पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को बॉडी पार्ट में लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही बॉडी पार्ट में लिखना शुरू कीजिएगा उसके बाद का जो कलेक्शन होगा वो आपका फॉर्मेटिंग होगा। यहां पे थर्ड वाला पार्ट, फॉर्मेटिंग। अब फॉर द एग्जांपल रहेगा इसके राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, भौगोलिक कारण।
तो सारे जो कारण है ना आप फॉर्मेटिंग में लिखिए। फॉर द एग्जांपल इस तरीके से, इसके राजनीतिक कारण, इसके आर्थिक कारण, इसके सामाजिक कारण, इसके धार्मिक कारण, इस तरीके से लिख दीजिए। और इस तरीके से लिखने के बाद उसके बाद एक एक को लिखिए। मान लीजिए धार्मिक कारण, धार्मिक कारण लिखे। अब जो धार्मिक कारण लिख रहे हैं उसके बाद फिर से फॉर्मेटिंग बनाइए, धार्मिक में भी फॉर्मेटिंग बनाइए, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि नहीं कहानी नहीं लिख रहा है बल्कि पॉइंट वाइज हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब धार्मिक है तो बताइए कुरीतियां फैल गई है, अंधविश्वास है, कर्मकांड फैला हुआ है, ये सारी पॉइंट को बताइए। उसके बाद आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, स्टोरी वाइज मत लिखिए, कभी मत लिखिए। अगर टॉपर बनना है तो कहानी लिखना बंद कर दीजिए, गया वक्त कहानी का। अब पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने स्टोरी वाइज लिखना शुरू किया तो खेल खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को खुद ही लगता है बस ये स्टोरी बात बनाना जानता है, आता वाता इसको कुछ भी नहीं है। इसलिए फॉर्मेटिंग में आंसर लिखिए। फॉर्मेटिंग में जब आंसर लिखिएगा तो कई जगह जो है ऐसा आएगा जहां पे डिमांड करेगा, जैसे बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है, महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है, ये जो अपडेट कुछ कुछ डाटा है उसको दिमाग में रखना और उसको फटाक से यूज करना है। और साइड में बता देना है कब का ये डाटा है, 2001 का है, 2011 का है या 2021 का है, वो डाटा जरूर साइड में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग में 4 चांद लग जाएगी। जब ये लिख ही रहे हो तो जहां पे जरूरत पड़े, जैसे चंपारण आंदोलन लिख रहे हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो वहां पे थोड़ा सा चंपारण का मैप बना दीजिए, मानचित्र थोड़ा सा मैप बना दीजिए, मोटा मोटी बिहार का मैप को आपको ध्यान रखना है और उसी के अंदर सेंटर में डाल दीजिए जहां पे चंपारण है, चंपारण क्लिक कीजिए, वहां लिख दीजिए चंपारण। मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर, लखीसराय तो लखीसराय, जहां जो घटनाएं हैं उसको इंडिकेट करके लिख दीजिए। बस इतना सा काम कीजिए, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। औरों से आपका आंसर अलग होगा, जब तक औरों से आपका आंसर अलग नहीं होगा तब तक नंबर आप उठा नहीं सकते, आपकी औकात की बाहर की बात है। और यह काबिलियत आपके अंदर है, आप बस यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला आपको नहीं है। आज से, अभी से, इस खूबसूरत रात से ही आप शुरू कर दीजिए लिखना, देखिए आपका क्या होता है, तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। और तब लगेगा कि अब सिविल सर्विसेज की रियल में तैयारी हो रही है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मन भी नहीं लगेगा, उदास भी रहेगा और इधर उधर की बातें दिमाग में दौड़ते रहेगी। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। जैसे जो हम आपको बताए कि फ्लो चार्ट आप किस तरीके से बनाते हैं, इसका डिजाइन तो थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा। एक तो इस तरीके से भी है, कारण लिख दीजिए, इसके राजनीतिक कारण, इसके आर्थिक कारण, इसके सामाजिक कारण, इसके धार्मिक कारण, इसके शिक्षा, चिकित्सा, ये सब इस टाइप से बनाइए। दूसरा जो है ये वाला देखिए, इस टाइप का डायग्राम भी बना सकते हैं। कारण देके इस पे सारे पॉइंट को लिखिए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये भी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में डिजाइन है बनाने का, जो आपको खूबसूरत लगता है वो डिजाइन बनाइए, लेकिन साफ बनाइए। तीसरा, इस तरीके से लिखिए, कारण लिख दीजिए और कारण में इसका लिखिए राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सारे कारण को लिखिए। और ज्यादा कारण हो तो इस वाला डायग्राम का यूज कीजिए कॉपी में, मजा आ जाएगा चेक करने वाले का। और एक जो है इस टाइप का फॉर्मेटिंग बनाइए, इसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जो कि हम आपको बताते हैं इस टाइप से, आपको जो भी आता है उस टाइप से फ्लो चार्ट बनाइए, देखिए मजा आ जाएगा। आपको जो इसमें बढ़िया लगता है उसको यूज कीजिए, हमेशा यूज कीजिए। तीसरा, यहां के बाद मध्यम मार्ग अपनाइए आंसर लिखने में। आंसर लिखने में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फॉर द एग्जांपल 1857 के क्रांति के कारण और परिणामों की समीक्षा कीजिए। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, बच्चे क्या काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि कारण को ही 3 पेज पहुंचा देते हैं, 4 पेज पहुंचा देते हैं और परिणाम को 1 पेज में समअप करते हैं। कभी नहीं, मध्यम मार्ग, हमेशा मध्यम मार्ग। ध्यान रखिएगा, जब भी कारण और परिणाम आए, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, दोनों को बराबर वेट दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा बारीकी वाली बातें, और ये आप सीख लीजिए। जहां भी कारण परिणाम रहे तो ऐसे कंडीशन में जब भी क्वेश्चन के 1 से अधिक पार्ट हुए, अभी 2 पार्ट की बात कर रहा हूं, कहीं 3 पार्ट होगा तो 3 पार्ट में डिसाइड करना है। लिखना आपको 5 ही पेज है और इसी 5 पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, उतना ही में आपको समअप कर देना।
खेल खत्म कर देना, आगे एकदम नहीं बढ़ाना। किसी को ज्यादा और कम कीजिएगा तो सामने वाला मेरे ही जैसा एग्जामिनर बैठा हुआ जो आपकी कॉपी चेक कर रहा, वो समझ जाएगा इसको कारण अच्छे से याद है, परिणाम अच्छे से याद नहीं है, तुरंत एवरेज मार्किंग डाल देगा। क्या फायदा ऐसा पढ़ने से और ऐसा लिखने से जो एवरेज मार्किंग आपको दिला दे और फिर बदनाम सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट में ऐसे एवरेज मार्किंग आता है, आप करके ही तो आ रहे हो। अब आप जिसको बदनाम देना है बद देते रहो। तो याद रखिएगा, मध्यम मार्ग जब भी कारण परिणाम दो से एक से अधिक पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके ही आपको लिखना होगा आंसर, पहले दिमाग में बना लेना है। और फाइनली लास्ट जो है निष्कर्ष, पूरा जितने भी आपने आंसर लिखे हैं उसका कंक्लूजन निकाल के डाल दीजिए और वहां से फटाक से बाहर निकल जाइए। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर राइटिंग हुआ। ये एक ऐसा आंसर राइटिंग है जिसको आदर्श आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। जीरो से लेके हायर लेवल तक आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। अगर इस तरीके से लिखना आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दिए तो यकीन मानिए कि 10 दिन में आप शब्दों से खेलना सीख लीजिएगा। आप खुद ही खेलिएगा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और सबसे लास्ट बात जो है, डेली बिना एतवार के कम से कम 3 आंसर राइटिंग लिखिए। 3 कम से कम। 3 में क्या, 2 ऑप्शन, 1 जीएस। मैं तो कहूंगा 4 लिखिए। 2 ऑप्शन का लिखिए, पेपर 1 पेपर 2 का, और 2 जीएस 1 और जीएस 2 का। 4 बिना एतवार के कुछ भी लिखिए, 10 ही लाइन लिखो ना, करो तो शुरू। 4 बिना एतवार के, बिना कुछ समझे हुए एक पागलपन लाइए। और जिस दिन पागलपन घुस गया अंदर, उस दिन शब्द आपसे खेलेंगे और आप शब्दों से खेलेंगे। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।